हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एंड इट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। यार इतने टाइम से मैग्नेट्स के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यार कोई भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आ सकते हैं। फिर मैग्नेट्स के बारे में समझा हमने कि मैग्नेट्स होते क्या है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा हम लोगों ने, राइट। और अब हम इसके और डिटेल में चलेंगे और चर्चा करेंगे अबाउट द देयर प्रॉपर्टीज। मतलब कि अभी तक तो तुम क्या डिफाइन कर रहे थे, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तुम डिफाइन कर लेते थे, ऐसी कुछ चंद बातें कर रहे थे। थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे इस चैप्टर में और कुछ टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को दिखाता है और उन्हीं के बारे में हम आज देखेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ पुरानी बातों को रिकॉल जरूर कराऊंगा जो हमने पिछले चैप्टर में रिवाइज की थी, क्योंकि उससे लिंक करते हुए चलोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर तुमने वो पार्ट देखा है, तुम्हें लगता है उसकी रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, तो उस पार्ट को तुम स्किप कर देना। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, रिवीजन करने से हमारा फायदा बन रहा है, तो डेफिनेटली करो उसको, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि कोई भी मैग्नेट है, उसकी एक बहुत अच्छी वाली प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, किसी दूसरे मैग्नेट को या फिर किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो यस, हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो क्या करेगा, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर दूसरे मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन ये करता कैसे था? ये करता कैसे ऐसे काम? क्या इसके पास कोई पावर है? हाँ, इसके पास एक पावर है, उस पावर को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा और जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल उस फील्ड के अंदर आता है, वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा भी की है। तो तुम जानते हो कि किसी भी मैग्नेट के पास दो टाइप के पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कहानी में ये सारी हम क्या है, एक मैथमेटिकल अजम्पशंस लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसलिए कुछ ऐसे अज्यूम करते कि यार ऐसे यहां पे कुछ पोल्स होंगे और ये क्या करते हैं, फील्ड बनाते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम करेंगे। जानते हो ना बातें। और तुम ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल का दुश्मन होता है, क्योंकि एक नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को हमेशा दूर भगाएगा। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपस में बहुत प्यार होता है और ये हमेशा एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं। जानते हो ना ये बात? तो हाँ, वैसे ही कहानी साउथ पोल के लिए है कि साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और वो हमेशा एक दूसरे को दूर भगाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा कि अगर आपको मैग्नेट्स के बारे में समझना है तो ये जो पोल्स है ना, इनको चार्जेस से साथ कंपेयर करते करते पढ़ो। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा देता था, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाता है। तो यहां पे भी वही कहानी चल रही है ना। हर एक चार्ज का एक मैग्नीट्यूड होता था जिसको तुम Q से लिखते थे और बोलते थे कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस का n टाइम्स ऑफ E होता है, where E is the charge of the electron, N is the number of electron। तो किसी भी बॉडी के ऊपर आप चार्ज फाइंड करने की कोशिश करते हो तो इसका एक मैग्नीट्यूड होता था, वो ऐसे लिखते थे। जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है, पोल के लिए होता है पोल स्ट्रेंथ। जैसे चार्ज के लिए उसका मैग्नीट्यूड होता है, वैसे ही पोल्स के लिए होता है पोल स्ट्रेंथ। अब अगर आपको किसी भी पोल के बारे में जानना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप उसका स्ट्रेंथ यानी कि पोल का स्ट्रेंथ फाइंड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा भाई वो स्ट्रॉन्ग वाला पोल है। वो स्ट्रॉन्ग पोल है तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगा सकता है। अगर कोई वीक है तो वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाएगा। जानते हो ना ये सारी बातें। तो ये कुछ कहानी जैसे पहले चल रही थी वैसे आज भी चलेगी, ठीक है। चलिए जी, ये वाली बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो, ठीक है जी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं मैग्नेट से रिलेटेड। मैग्नेट से रिलेटेड हम जानते थे कि पोल होता है, पोल्स की स्ट्रेंथ होती है। पोल का जो स्ट्रेंथ होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो पोल्स होते हैं उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो नॉर्थ पोल के लिए आप जो स्ट्रेंथ लोगे वो हमेशा प्लस का m ले लेना।
साउथ पोल के लिए जब आप इसको कंसीडर करोगे इट शुड बी माइनस का एम। मैंने क्या बोला था, चार्जेस की तरह मानो, प्लस चार्ज माइनस का चार्ज। मजा आ जाएगा, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पोल्स को जब कभी भी आपको कंपेयर करना है तो उनको कंपेयर कीजिए, नॉर्थ वाले को पॉजिटिव चार्ज से कर लो, साउथ वाले को नेगेटिव चार्ज से कर लो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि अभी आगे जब फील्ड लाइंस के बारे में समझोगे तो पता चलेगा कि यार ये तो वैसे ही फील्ड लाइन बना रहे जैसे चार्जेस बनाते थे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को हम प्लस के एम से लिखेंगे, साउथ पोल को हम माइनस के एम से लिखेंगे। पोल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ के लिए, है ना। पोल स्ट्रेंथ के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन पर टेस्ला। ये न्यूटन पर टेस्ला कहां से आया अभी मैं बता दूंगा। इसका डायमेंशन होता है L इंटू ए। ठीक है, इसका डायमेंशन होता है L इंटू ए। पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द मैग्नेट एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दो चीजों पे ये पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल ऑफ द मैग्नेट और दूसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहली बात तो मटेरियल कैसा है मैग्नेट का, दूसरी बात उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। अगर एक मैग्नेट आपको ऐसा मिल जाए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और एक मैग्नेट मिल जाए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो हमेशा ज्यादा वाले का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होगा। क्या मतलब, तुम्हें दिख रहा है दैट A1 इज लेस देन A2, तो बोल देना M1 भी छोटा होगा M2 से, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो। ठीक है, दोनों वाले कौन सी कहानी चल रही है, दोनों चल रही है सेम मटेरियल की, दोनों चल रही है सेम मटेरियल की। तो दोनों सेम मटेरियल की कहानी चल रही थी, उसमें अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक का कम है एक का ज्यादा है तो पोल स्ट्रेंथ वैसे ही डिफाइन कर देना। ठीक है ना। तो पोल स्ट्रेंथ के बारे में चंद बातें ध्यान रखो। पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से लिखोगे, नॉर्थ के लिए प्लस का होता है, साउथ के लिए माइनस का होता है। यानी कि हमारा नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इनको हम इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते थे, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहां पे भी इनको एक नाम दे दिया जाता है मैग्नेटिक चार्जेस। तो कभी कभार किताब में अगर तुम्हें मैग्नेटिक चार्ज दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, वो पोल्स की बात करेंगे, पोल स्ट्रेंथ की। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होते थे, ये मैग्नेटिक चार्ज हो गए हमारे पास में। ठीक है, चलिए भाई इतनी बातें तो तुम्हें पता थी, अगर फिर भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो। अच्छा, वीडियो पॉज कर लिया करो नोट करने के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैग्नेट्स की कहानी बहुत अच्छी है कि तुम जानते हो कि मैग्नेट के जो ये पोल्स होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। हाँ, वो कभी अकेले नहीं आएंगे, वो हमेशा पेयर में आएंगे। बोलता है साउथ नॉर्थ पोल आएगा तो साउथ भी आएगा, अकेला नॉर्थ कभी नहीं आ सकता है, अकेला साउथ कभी नहीं आ सकता है। तो ये भैया एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं। अगर तुम इन दोनों को अलग अलग कर दोगे तो ये क्या करेंगे, एक यहां पे साउथ पोल बना लेगा, एक यहां पे नॉर्थ पोल बना लेगा, अपनी दुनिया बसा लेंगे मस्त वाली। तुम इनको जुदा नहीं कर सकते। ठीक है, इनको जुदा करना नामुमकिन है। तो क्या बोलेंगे भाई कि अकेला नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल कभी नहीं आता है, हमेशा ये कैसे आएंगे, पेयर्स में आएंगे। और अगर तुमने कोशिश करी इनको अलग करने की तो ये अपना एक साउथ पोल बना लेगा, ये अपना एक नॉर्थ पोल बना लेगा और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी लेंगे। फिर समझते हो नहीं बातें। तो चलिए जी, तो ये सब तो पता ही है कि यहां पे एक मैग्नेट था तुम्हारे पास, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। तो अगर आपने मैग्नेट को बीच में से काट दिया, बीच में से, तो मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपने मैग्नेट को बीच में से काटा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है अभी भी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और पहले अगर पोल स्ट्रेंथ m था तो आज भी पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगा। पर तुमने देखा, तुमने साउथ पोल को अलग कर दिया, नॉर्थ पोल को अलग कर दिया, तो मैंने बोला था ये अकेले नहीं रह सकते। अगर तुमने साउथ को अलग कर दिया तो उसने अपना एक नया नॉर्थ पोल बना लिया। देखा, तुमने साउथ को अलग करने की कोशिश करी तो उसने अपना एक नॉर्थ पोल बना लिया, तुमने नॉर्थ को अलग करने की कोशिश करी तो उसने अपना एक साउथ पोल बना लिया, और उन्होंने बोला तुम जाओ भाड़ में, हमने खुद का मैग्नेट बना लिया है, अब हम इंडिविजुअल मैग्नेट्स हैं, हम इंडिविजुअल मैग्नेट है। और क्योंकि तुमने हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं किया तो हमारा पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, क्योंकि तुमने इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं किया
तो उसका पोल का स्ट्रेंथ वही रहता है। लेकिन अगर तुमने मैग्नेट को काट दिया कुछ इस टाइप से कि इसका एरिया बंटवारा हो जाए, इसके एरिया क्या क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। सो दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अभी बंटवारा कर दिया तुमने, ये a/2 हो जाएगा यहां पे एरिया, और यहां का एरिया हो जाएगा a/2। अब जैसे तुमने एरिया का कर दिया बंटवारा, तो डेफिनेटली यहां पे पोल का जो स्ट्रेंथ था वो भी आधा हो जाएगा। यहां पे पोल स्ट्रेंथ अगर m था तो यहां का पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगा, यहां का m/2 हो जाएगा। बट तुमने देखा अभी ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, क्या तुमने इन दोनों को अलग किया क्या? नहीं सर, हमने इनको अलग नहीं किया, तो वो वैसे ही रहते। ठीक है, तो अगर किसी भी मैग्नेट को कट कर देंगे तो आपको अल्टीमेटली एक नया मैग्नेट मिल जाएगा। तो इसकी चिंता मत करना कि अकेला साउथ पोल रह गया तो फिर क्या करेंगे सर, अकेला नॉर्थ पोल रह गया तो क्या करेंगे। तुम उनकी चिंता मत करो, वो अपनी चिंता खुद कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम अगर हमें जुदा करोगे तो हम अपना नॉर्थ पोल अपना साउथ पोल बना के इंडिविजुअल मैग्नेट्स बन जाएंगे। पता है ना ये सब बातें? तो ये सारी बातें पिछले चैप्टर में भी हम जान चुके हैं, और इस चैप्टर में बस एक बार देख रहे हैं ताकि हमें आगे आने वाली चीजें इजी लगे। ओके, चलिए नोट कर लिया था ना ये वाला पार्ट तो तुमने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में समझते हैं। तो देखो यार क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे पास चार्जेस के केस में एक होता था यहां पे पॉजिटिव चार्ज, एक होता था यहां पे नेगेटिव चार्ज। जब इन दोनों को पास पास रखा जाता था, जब इन दोनों को पास पास रखा जाता था तो यह बनता था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। सही बात है, क्या बनता था ये? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हैविंग द सेम चार्ज मैग्नीट्यूड बट द अपोजिट पोलैरिटी, तो ऐसे केसेस में क्या होता था, ये बनता था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर मैग्नेट को देखोगे तो वहां पे भी ऐसी कुछ कहानी बन सकती है। तो अगर आपने एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को पास पास रख दिया, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉर्थ पोल साउथ पोल अकेले नहीं होते हैं, पर ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लो एक नॉर्थ पोल उठा के यहां रख दिया, एक साउथ पोल उठा के यहां रख दिया, तो इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा कर दीजिए, 2L सेपरेशन कर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या सर एक मैग्नेट हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होगा? नहीं, मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल मत बोलना, बट एक मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। समझ लो ना बात को, एक मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, बट एक मैग्नेटिक डाइपोल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर तुम एक नॉर्मल मैग्नेट को देखोगे तो इनके बीच में पहली बात तो सेपरेशन अच्छा खासा होता है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में गैप वगैरह आपको अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पे तो हम दोनों को पास पास रखते हैं, ये सेपरेशन बहुत कम होता है, तभी तो डाइपोल बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन ये मत बोलना कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है। ये डाइपोल नहीं है, ये मैग्नेट है। तो अंतर समझ जाओ, ये मैग्नेट है वो डाइपोल है, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे एक नॉर्थ पोल उठा के लाए, एक साउथ पोल उठा के लाए, दोनों को पास पास रख दिया। हालांकि वो अलग बात है कि जैसे मैंने एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास पास रखा, मुझे मैग्नेट वाली फीलिंग आने लग गई इससे। जैसे मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कहीं से उठा के लाया और यहां रखा पास पास, तो मुझे मैग्नेट वाली फीलिंग आने लगी। लेकिन यह मत बोल देना कि कोई मैग्नेट को देखे अरे सर ये तो डाइपोल है, नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो ये मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो जैसे तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डिफाइन करते थे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डिफाइन करते थे डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय द स्मॉल p, याद है तुम लोगों को? वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वही कहानी जैसी पहले चल रही थी। क्या है ये भाई? ये प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और ये किसके बराबर होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। जो डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, इसको हम अक्सर कैपिटल M से या फिर म्यू से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लीजिए। कुछ किताबों में आपको ये कैपिटल M दिखेगा, कुछ किताबों में आपको म्यू से दिखेगा, तो परेशान मत होने इस चीज को लेके। इट विल बी इक्वल टू द, यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड था, यहां पे
चार्ज का मैग्नीट्यूड था, यहां पे सर पोल का स्ट्रेंथ आता है, यहां पे पोल का स्ट्रेंथ आता है, तो यहां पे लिखेंगे पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। ये बन गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये बन गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा जाता था माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती थी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी जाएगा साउथ पोल से, बिकॉज साउथ पोल पे है माइनस का m, दिख रहा है तुम लोगों को, माइनस से लेके प्लस तक जाता है, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन हो गई है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी है इसकी, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। चार्जेस के केस में माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता था, मैग्नेट्स के केस में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। तो ये सारी बातें तुम्हें पता है, अगर फिर भी नहीं पता, नोट करना चाहते हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सिंपल सी बातें चल रही है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जानते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करो, तुम्हें खुद ब खुद फील आ जाएगा। ठीक है, हो गया जी, चलो। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला पार्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है कि यार एक करंट कैरिंग कॉइल भी तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करी थी। तुम्ही ने बोला था कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है तो वहां पे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने। एक करंट कैरिंग कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तुम जानते हो ये वाली बातें। ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये क्या कर रही है, अपना फील्ड बना रही है। सपोज करो इसमें करंट जा रहा है ऐसे, सो करंट जा रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा इधर दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है करंट कैरिंग कॉइल, तो ये भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड तुम जानते थे कितना होता था, सेंटर पे अलग फॉर्मूला था, एक्सिस पे अलग फॉर्मूला था। मैं चलो सेंटर की बात कर लेता हूं, इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वेयर r इज द रेडियस। ये सेंटर की कहानी थी, याद है ना तुम लोगों को। तो हमने बोला कि अगर ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अगर ये करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो कैन यू जस्ट टेल मी द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस कॉइल। तो इस कॉइल के लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो वो होता है करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझे बात को, करंट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करना है तो I इंटू ए से इसको डिफाइन कर दीजिएगा, ओके। तो इसको लेके ज्यादा परेशान मत होना। अगर एक बार मैग्नेट आ जाए या फिर एक डाइपोल तुम्हें दिख जाए तो उसके लिए कहानी अलग है, डाइपोल के लिए कहानी अलग है, या फिर बार मैग्नेट की कहानी अलग है, लेकिन एक करंट कैरिंग कॉइल की कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो सब सिंपल चल ही रहा है। अब बात ये आती है कि भाई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मतलब कुछ तो होगा। चार्जेस कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, तो सर देखो सीधी सी फंडे है कि हर एक चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, हर एक चार्ज की एक प्रॉपर्टी कि वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, है ना। तो उस फील्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तुम जानते हो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में बाहर निकलती थी, याद है तुम्हें। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलती थी। हाँ सर बिल्कुल समझते हैं, बात तो जानते भी हैं। तो सिमिलरली एक नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी एंड इट शुड बी रेडियली। तो एक नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगी और उनका डायरेक्शन होगा रेडियली वाला। तो जो काम पॉजिटिव चार्ज कर रहा था वही काम हमारा नॉर्थ पोल करेगा, बिकॉज नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस का m होता है। और नेगेटिव चार्ज की कहानी क्या बोलते थे कि भाई नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइंस इसके पास आएंगी। नेगेटिव चार्ज की कहानी क्या बोलते थे कि नेगेटिव चार्ज के पास फील्ड लाइंस आती है, कैसे आएंगी, रेडियली। कैसे आएगी, रेडियली, रेडियली,
रेडियली, रेडियली और रेडियली। तो वैसे एक साउथ पोल की कहानी ये बोलती है कि भाई इसके पास भी जो फील्ड लाइंस आएंगी वो रेडियली आएंगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ पोल से। कहां पे खत्म होती है? साउथ पोल पे नहीं। ध्यान रखो, फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, बस कहानी यहां खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो यहां पे साउथ से नॉर्थ की तरफ भी फील्ड लाइंस जाती हैं। हां, पर यह कहानी पॉसिबल है मैग्नेट के अंदर। आओ बताते हैं कैसे होगा, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें करनी है हम लोगों को। फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से तो निकलती है, साउथ पोल में जाती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाती है। तो आओ जब फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तो चिंता मत करना। बस अभी फिलहाल के लिए बस थोड़ी बहुत बातें कि भाई क्या होता है, ये अपनी चारों तरफ एक फील्ड बना के रखते हैं और जैसे ही कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है अकॉर्डिंगली उस पर वो फोर्स लगा देते हैं। तो वैसे ही नॉर्थ पोल की कहानी है, अगर इसके आसपास कोई नॉर्थ पोल होगा तो वो उसको भगा देगा, अगर कोई साउथ पोल होगा तो उसको वो अपने पास बुला लेगा। कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर इसके पास आया तो वो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, पोल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड? इट इज नथिंग बट द स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक पोल और द मैग्नेट और द करंट कैरिंग वायर विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ लाइंस और कर्व। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था वही यहां पे करोगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं क्या तुम्हें एक बात पता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलम्स लॉ की वजह से हमने डिफाइन किया था, याद है ना? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और ये एक फोर्स लगाते थे विच इज गिवन बाय k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो सिमिलरली एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हो सकता है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। और फिर से वही कहानी, क्या कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे अगर रखे हैं, इनका चार्ज अगर Q1 और Q2 है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स, सपोज करिए अभी एयर है इनके बीच में, एयर या फिर वैक्यूम है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता है फ्रॉम द कूलम्स लॉ। सिमिलरली अगर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को तुम पास पास रखते हो, पास नहीं रखना है तो दूर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके बीच का सेपरेशन अगर आपने r डिफाइन कर दिया तो यहां पे क्या होगा, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद सम फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स कैन बी गिवन बाय, द वैल्यू ऑफ द फोर्स कैन बी गिवन बाय, कैसे दोगे इसका वैल्यू? मैं लिख देता हूं, F इज इक्वल्स टू K, यहां पे डैश लगा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो के से, ठीक है? यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता था, यहां पे इनका पोल का स्ट्रेंथ होगा, ये M1 ये M2, तो K डैश M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखा सिमिलैरिटी दिख रही है, यहां पे K एक कांस्टेंट होता था, यहां पे K डैश एक कांस्टेंट होगा। चार्ज Q1 Q2 पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज थे, ये मैग्नेटिक चार्ज हो गए, तो मैग्नेटिक चार्जेस M1 M2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हमें कूलम्स लॉ से ही मिलता है, तो ये फॉर्मूला भी हमें कूलम्स लॉ से ही मिलता है। यहां पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते थे, तो बोलते थे K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां पे K डैश का जो वैल्यू मिलेगा मुझे, K डैश कैन बी रिटन एज 10 की पावर माइनस का 7। अब यूनिट तुम लगा लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहां पे इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बोल सकते हो ना ऐसे, ठीक है? तो यहां पे इनकी कांस्टेंट वैल्यूज मैंने डिफाइन कर दी है। K को लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करो वो पुरानी बातें। सो K डैश को क्या लिखोगे? K डैश को लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
के डैश को लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इलेक्ट्रिक के केस में ये कहानी चलती थी, मैग्नेटिक के केस में ये वाली कहानी चलती थी। तो ये कहानी चलेगी हमारी मैग्नेट के केस में। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर जानना चाहते हो तो इस कहानी को पढ़ लेना। बहुत ज्यादा टफ होगी कहानी, है ना? सिंपल है ना, बस कंपेयर करते हुए चलो, इलेक्ट्रिक फोर्सेस से कंपेयर करके चलोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। सारी कहानी जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक वाली चल रही थी उससे कंपेयर करते हुए चलो तो मैग्नेट की कहानी ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। तो ये फोर्स के बारे में तो समझा दिया। अब इसी के आगे फील्ड के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। कर लिया नोट? पक्का? ओके। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तुम डिफाइन करते थे पहले दैट F इक्वल्स टू Q इंटू E, तो इस बार भी डिफाइन कर दो। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की कहानी है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की कहानी है। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम डिफाइन करेंगे M इंटू B। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, B होता है मैग्नेटिक फील्ड। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके बेसिस पे कहानी को डिफाइन किया जा सकता है। गॉट इट? समझे कुछ कि नहीं समझे? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे F बाई क्यू। कैसे डिफाइन करते थे? बोलते थे यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इससे r डिस्टेंस पे यहां पे पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम बोलते थे पहले तो देखो इसकी वजह से यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q रख दिया, यहां पे इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज, याद है ये नाम कहीं सुना सुना है, टेस्ट चार्ज। तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज को रखते थे, फिर बोलते थे इस पे लगने वाला फोर्स डिफाइन कर लीजिए। तो इसका चार्ज अगर कैपिटल Q था तो फॉर्मूला होता था के क्यू स्मॉल q बाय आर स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए यही कहानी लिखा करते थे, के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और अपॉन में Q आ जाता था। Q से Q मर जाता था तो के क्यू बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लगाते थे। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी ऐसे ही लिखी गई थी। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसे ही होगा, कुछ भी नया नहीं है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा इट विल बी योर F बाय एम। तो हमने बोला कि सर यहां पे कोई नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से यहां पे r डिस्टेंस पे जरा मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड कर दीजिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर दीजिए। तो हमने बोला यहां पे टेस्ट चार्ज स्मॉल m रख दीजिए, टेस्ट चार्ज। यहां पे टेस्ट चार्ज था, यहां पे टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज या फिर टेस्ट पोल लिख दिया, ठीक है। जहां पे वो टेस्ट चार्ज होता है यहां पे भी एक टेस्ट पोल स्ट्रेंथ या फिर टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज लिख देना। ठीक है, टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज रख दिया। तो अगर आप यहां पे इसको डिफाइन करते हो तो इसका पोल स्ट्रेंथ m1 मान लेता हूं मैं। सो फोर्स बनेगा के डैश m1m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। So magnetic field can be written as K dash M1M divided by R square dot M. M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, so B का वैल्यू बन जाता है K dash M1 by R square। समझ गए कहानी? बिल्कुल वैसे ही है जैसा यहां पे चल रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के डैश एम बाई आर स्क्वायर। यहां पे चार्ज होता है, यहां पे मैग्नेटिक चार्ज होता है, यहां पे के आता है, यहां पे के डैश आता है। अंतर तुम्हें पता है, आर स्क्वायर, सब कुछ वही है। तो अभी तक तुमने फील्ड जो निकाले थे वो फॉर्मूले कौन से वाले? ये वाले, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से, है ना। तो ये समझ लो किसकी वजह से कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड आते हैं। इनफाइनाइट वायर की वजह से ये है, किसी मैग्नेट की वजह से फील्ड ये बनती है, या किसी पोल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना है ड्यू टू अ पोल, ड्यू टू पोल। पोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये बनता है ड्यू टू वायर। तो कंफ्यूज मत हो जाना फॉर्मुलाज में। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या हो गया, पहले तो आप कोई और फॉर्मूले बना रहे थे, इस बार कोई और फॉर्मूला गया। तो समझ जाओ ये पोल्स की वजह से चल रही कहानी, वो वायर की वजह से थी। तो डिफरेंस रहेगा दोनों में, यहां पे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। चलिए भाई, तो ये तो हो गई हमारे पोल्स की कहानी। मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन कर दिया। जरा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी आ जाते हैं। ये पार्ट अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, और अगर पहले से ही नोट कर रखा है तो बहुत बढ़िया।
ओके भाई, सो अब आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि फील्ड लाइंस जो कि रिप्रेजेंट करती है कि कहीं किसी भी जगह पे फील्ड किस टाइप का बन रहा होगा, उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत समझ लेनी है, अगर डायग्राम बनाना है, पिक्टोरियली समझना है, तो फिर क्या करोगे? तो भाई तुम जानते हो फील्ड लाइंस के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ा था। तो सेम टू सेम कहानी चलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, बस एक डिफरेंस रहेगा, वो क्या है आओ बता देता हूं। जैसे कि तुम बोलते थे एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती है, वैसे ही नॉर्थ पोल की कहानी चलती है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर जब फील्ड लाइंस निकलती है नॉर्थ पोल से, तो साउथ पे जाके वो टर्मिनेट हो जाती है। नहीं बोलोगे ये बातें, साउथ पे जाके टर्मिनेट होती है, बाहर से तुम्हें ऐसा दिखता है, जरा अंदर भी तो देखो क्या चल रहा है। तो अंदर जाके देखा तो भाई साउथ से नॉर्थ की तरफ भी फील्ड जाती है। तो एक ही डिफरेंस ये है कि ये क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म क्लोज लूप, और जो ये ऊपर चार्जेस की कहानी है, दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप, दे डोंट फॉर्म क्लोज। ठीक है, तो चार्जेस के केस में क्या था, वो क्लोज लूप नहीं बनाते थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में हां भाई ये क्लोज लूप बनाते हैं। बाकी पूरी कहानी सेम है, जैसे कि फील्ड लाइंस अगर पास होंगी तो फील्ड स्ट्रांग होगा, फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है तो फील्ड वीक होगा। जैसे कि यहां पे डायग्राम में देख सकते हो, एक पॉइंट मैंने मार्क किया यहां पे पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट मैंने मार्क किया यहां पे पॉइंट नंबर 2, एक पॉइंट मैंने मार्क किया यहां पे पॉइंट नंबर 3। ये 3 पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। एंड अगर मैं तुमसे पूछूं कि जरा बताओ कि फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, यानी कि कहां पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कहां पे फील्ड ज्यादा वीक है, तो तुम बस एक ही चीज देखोगे कि फील्ड लाइन अगर पास पास है तो फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा दूर होते ही थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और दूर अगर लाइन हो गई तो और ज्यादा वीक हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। याद है सारी बातें? अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बोला था दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये मत बोलना कि ये फील्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें पता है टेंजेंट बनाओगे तो तुम्हें 2 डायरेक्शंस दिखेगी। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपने टेंजेंट बनाया तो आपको 2 अलग अलग डायरेक्शन दिखेगी, एक ही फील्ड में 2 डायरेक्शन। क्या बात है सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कभी। अरे तुम लोग एक साथ 2 जगह नहीं जा सकते हो ना, तो बेचारी फील्ड एक साथ 2 डायरेक्शन में कहां जा सकती है फिर? तो यहां पे फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज अगर उन्होंने किया तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव 2 डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड। तुम्हें तो पता ही होगी ये बातें, और टेंजेंट बनाने से तुम्हें फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है, तो ये भी पता है। 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए तुम लोगों को। चौथा पॉइंट बोलता है 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हमें भी पता है बात। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आप कह सकते हो कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि अगर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो पोल्स होंगे। चार्ज के केस में भी ये बोला था। चार्ज के केस में क्या बोला था कि अगर जितनी ज्यादा फील्ड लाइन किसी चार्ज से निकलती है वो चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी चार्ज में कम फील्ड लाइंस निकलती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग वीक है ना। तो अगर फील्ड लाइंस ज्यादा निकलती हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फील्ड लाइंस अगर कम निकलेगी तो वो वीक है। यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड को अगर आपको बनाना है तो स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस बना देना, तो आपका ये फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म बन जाएगा। ओके, पक्का याद रहेगी बातें? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या नोट करने वाली बातें तो तुम्हें पता ही होगी, बाकी फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें नोट करना कर लो। ठीक है, ओके। सो ये सब पता है हमें फील्ड के बारे में। फिर फील्ड की वजह से, किसी भी डाइपोल की वजह से फील्ड निकालना आता है तुम लोगों को। एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। याद करो, क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले चैप्टर में भर भर के। 2k डैश m अपॉन डी क्यूब, ये कब होता था? व्हेन d इज वेरी 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 ग्रेटर देन l। l बोले तो यहां पे देखो
नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का सेपरेशन 2l है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का सेपरेशन 2l है, और अगर आपका वो पॉइंट P जो सेंटर से D डिस्टेंस पे है, ये जो D डिस्टेंस है अगर ये इस L से बहुत बड़ी हो जाए तो फॉर्मूला ये बनता है, अगर नॉर्मल हो, इफ D इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L, तो B का जो फॉर्मूला बनता था वो बनता था 2k डैश m d डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर D लगभग बराबर है L के तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर D ऑलमोस्ट बराबर है L के तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर D बहुत बड़ा है L से तो ये फॉर्मूला लगाना। ये कहानी चलाई है एक्सियल पोजीशन की, ये कहानी चलाई है एक्सियल पोजीशन की। दूसरी मैं बात करूं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो तुम जानते हो इक्वेटोरियल पे क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूं इक्वेटोरियल पोजीशन की, एंड इफ आई से दैट D इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू L, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर D लगभग बराबर है L के तो B का फॉर्मूला जो हमारे पास बनता था वो बनता था k डैश m डिवाइडेड बाय D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। इफ D इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L तो ये फॉर्मूला बनता था, और इसी में बोला जाता था अगर D बहुत बड़ा हो जाए L से तो B का फॉर्मूला बनता था k डैश m बाय डी क्यूब। नाउ व्हाट अबाउट दिस k डैश, तो भाई k डैश की कहानी मैं पहले भी बता चुका हूं तुम लोगों को, k डैश होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, k डैश होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 7। सो अगर कोई तुमसे बोले k डैश क्या है तो उसको ये लिख के दिखा देना। डायपोल की कहानी क्लियर है। अगर D और L के बीच का सेपरेशन ज्यादा नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, D और L के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन है यानी कि D बहुत बड़ा है L से तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। सेम कहानी यहां चलेगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इफ D इज ऑलमोस्ट इक्वल टू L तो ये फॉर्मूला लगा देना, इफ D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपकी बन जाती थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल की। इसके अलावा एक जनरल पॉइंट भी रहता था, तो जनरल पॉइंट को भी हम डिफाइन कर देंगे, पहले इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। हो गया जी, चलो सो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे एक जनरल पॉइंट पे भी बात करते थे, तो जनरल पॉइंट के लिए रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। बोला था बी का फॉर्मूला बनेगा k डैश m डिवाइडेड बाय, वो डिस्टेंस देखो r है इस बार ये जो डिस्टेंस है वो r है, तो ये r क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से आया ये फॉर्मूला जानते हो ना तुम लोग, क्या बोलोगे, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का एक कंपोनेंट यहां पे जाएगा विच इज योर m cos थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट का एक कंपोनेंट यहां जाएगा विच इज योर m sin थीटा। m cos थीटा के लिए पॉइंट P एक्सिस पे है, m cos थीटा के लिए ये पॉइंट P एक्सिस पे है, m sin थीटा के लिए ये पॉइंट P इक्वेटोरियल पे है। तो यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, एक तो m cos थीटा की वजह से और एक m sin थीटा की वजह से। तो एक्सियल को जब आप सॉल्व करते थे तो बोलते थे b इक्वल्स टू 2k डैश m cos थीटा डिवाइडेड बाय सेपरेशन इज ऑफ r क्यूब। ठीक है, मैं कंडीशन लगा रहा हूं जिसमें r बहुत बड़ा है L से, L इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सो इक्वेटोरियल की बात करें, सो यहां पे B इक्वेटोरियल इट विल बी और k डैश m sin थीटा बाय r क्यूब। ठीक है, अब इनको एक काम करो, यहां पे जब आप B निकालोगे तो इसको ऐसे लिखना अंडर रूट ऑफ B एक्सियल का स्क्वायर, क्योंकि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। सॉल्व करो, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करोगे सेम टू सेम यही फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं रहेगी, ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ये फॉर्मूला मिल जाएगा, एक्सियल का फॉर्मूला इक्वेटोरियल का फॉर्मूला पुट कर देना। ठीक है ना, पता ही है, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, नोट कर लो जल्दी से, करना है तो। हाँ जी, कर लिया नोट, बढ़े आगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे बार मैग्नेट्स की वजह से क्या होगा अगर आप उसको किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो। तो अगर आप किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है।
एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय mb sin थीटा। याद करो वो बातें, वो दिन जब हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो टॉर्क लगता था mb sin थीटा, पोटेंशियल एनर्जी आती थी माइनस का mb cos थीटा। याद है तुम लोगों को? ये फॉर्मूले पता है कि भूल गए? क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड, किए थे क्वेश्चंस भी, याद हो तो। टॉर्क के क्वेश्चंस नहीं किए थे क्या? अरे आए तो थे टॉर्क वाले क्वेश्चंस जिसमें एनर्जी वगैरह सब चर्चा की थी हमने। और अगर ये भी याद नहीं है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो पता होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो टॉर्क लगता था पीबी, ओ सॉरी पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। यहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, पी हमारा क्या होता था? डाइपोल मोमेंट होता था। एनर्जी को लिखते थे माइनस का पीई कॉस थीटा। याद करो वो सारी बातें, बस वहीं से कंपेयर करते करते लिखते जा रहा हूं मैं। पुरानी बातें अगर याद नहीं है तो फिर इसमें मजा नहीं आएगा। पुरानी बातें पता है तो बस कंपेयर करते जाओ और क्वेश्चन तुम्हारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे भी ये सारी बातें तो मैं तुम्हारे पिछले चैप्टर में रिवाइज करवा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी तुम लोगों को समझने में, ठीक है। तो अगर ये वाली बातें पता है, नोट कर रखा है, तो कर फटाफट से दोबारा नोट करना तो कर लो, नहीं करना तो बस तुम्हारी मर्जी। हाँ जी, ठीक है, बढ़े आगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स वी यू नो बेटर। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था फाई ई, रिटन एज ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। Similarly, magnetic flux होता है phi b, written as b a cos theta, where theta is the angle between, theta dash ले लेता हूं, theta dash is the angle between magnetic field and the area vector। जो कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में चली थी वही कहानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनेगी। किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास होती है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, number of field lines crossing per unit area normal to the surface is given as the electric flux. Similarly, number of field lines passing through unit cross section area, normal to it या फिर बोलो perpendicular to the surface is given as the magnetic flux। यानी कि बोल सकते हैं कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करता है। एंड दिस फ्लक्स को डिनोट करेंगे फाई बी से, लिखेंगे बी ए कॉस थीटा की कहानी से, और यही आपका फॉर्मूला चलता जाएगा। इसकी जो फ्लक्स की यूनिट बनेगी वो बनती है वेबर, और 1 वेबर जो होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। मैक्सवेल इसकी सीजीएस यूनिट होती है, वेबर इसकी एसआई यूनिट होती है, तो 1 वेबर इक्वल्स टू 10 टू पावर 8 मैक्सवेल इज द यूनिट कन्वर्जन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पे देखोगे तो फाई बी मैक्सिमम के केस में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां पे एरिया वेक्टर कहां बनेगा? एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ये आपका एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो तुमने देख लिया एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहां पे थीटा 0 हो जाएगा, और उस केस में फाई बी को लिखा जाएगा बी इंटू ए। सो बी को लिखा जाता है फाई अपॉन ए। देखो भाई, अगर आप एरिया से डिवाइड कर देते हो, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो, लेंथ से डिवाइड कर देते हो, तो हमारे पास आती है डेंसिटी। लेंथ से डिवाइड करोगे तो आएगी लीनियर डेंसिटी, एरिया से डिवाइड करते तो सरफेस डेंसिटी आती थी, और वॉल्यूम वाली डेंसिटी तो तुम्हें पता ही थी। तो यहां पे कुछ ऐसी कहानी चलती है यार, यहां पे ऐसी कहानी चलती है, अगर तुम एरिया लेंथ वगैरह से डिवाइड करते हो तो डेंसिटी कहलाती है वो, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर आपने बी को फाई अपॉन ए लिख दिया तो ये तो फ्लक्स था, ये तो फ्लक्स था ना, एरिया से डिवाइड कर दिया ना तो इसका नया नाम मिल गया फ्लक्स डेंसिटी, एक नया नाम बन गया इसका फ्लक्स डेंसिटी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे तुम लोग, अगर कोई इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोले तो परेशान मत हो ना। B इक्वल्स टू फाई अपॉन ए, अगर तुम एरिया वगैरह से डिवाइड करते थे तो याद करो लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, तो यार तुमने इसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? फ्लक्स डेंसिटी। सो B इक्वल्स टू फ्लक्स डेंसिटी वाली कहानी यहां से आ जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन में बोले फ्लक्स डेंसिटी, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो B की बात करेगा तुमसे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया नोट? बढ़े आगे, आ जाओ जी।
सो आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कुछ और बातें जो कि फील्ड से रिलेटेड थी। क्या वही है ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा ये तो पढ़ लिया ना, पढ़ लिया ये सारी बातें, ठीक है। एक बार देख लो, गो थ्रू कर लीजिए, बाकी सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। जब भी किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटाइज होता है। ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम भी, हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत अच्छे से जानते हो। इस लाइन का आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंस है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इनसाइड अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन और द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वही है फ्लक्स डेंसिटी। देखो क्या होगा, जब आप फील्ड लाइंस पास करवाओगे तो उसके अंदर एक मैग्नेटाइजेशन बोल सकता हूं या फिर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, तो वो सब्सटेंस भी एक मैग्नेट बन जाता है फिर, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है और वो सब्सटेंस भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है या फिर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये बात तो हम समझते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन, ठीक है, इंड्यूस हो रही है अंदर, तो अंदर भी फील्ड लाइंस बनेगी फिर बाद में। इनसाइड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, आगे से नाम बदल लेना इसका, इसको अब हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो कोई भी सब्सटेंस हो तो उसके अंदर क्या करोगे, आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर भी कुछ कहानी बनेगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बनती थी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखा तो क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज यहां इकट्ठे हो जाते थे, सारे नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठे होते थे, तो इनके अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पता है ना तुम्हें। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ, तो अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता था। तो मैग्नेट के साथ भी वही कहानी होने वाली है, मैग्नेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो इसी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और बातें जो कि है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से रिलेटेड। जब तुम फॉर्मूले में डिफाइन कर रहे थे के डैश को, सो के डैश को जब आप लिख रहे थे तो लिख रहे थे म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये म्यू जो है ना, ये म्यू, इट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसी को हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि ये भी वही काम कर रहा है जो वहां पे परमिटिविटी करता था। फॉर्मूले में जब आप लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे ये होती थी परमिटिविटी, इसका भी वही काम था जो यहां पे परमिएबिलिटी का है। स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक कुछ गलती हो तो, है ना। तो जो काम यहां परमिटिविटी कर रही है वही काम यहां पे परमिएबिलिटी भी करती थी। बस ये मैग्नेट के केस में था, वो चार्जेस के केस में थी कहानी। तो तुम जानते हो कि जब किसी मैग्नेट को आप क्या करते हैं, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर रखते हो तो वो मैग्नेट उसके फील्ड को अपोज करता है, या फिर हम बोले इट इज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन एंटर अ सब्सटेंस। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप किसी भी सब्सटेंस में एंटर कराओ तो वो पहले तो उसको अपोज करेगा। कुछ मटेरियल होते हैं जो उसको अपोज करते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो उसको अलाउ कर देते हैं जाने से, और कुछ मटेरियल होते हैं जो बोलते हैं ठीक है जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो बाहर में जाओ, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम यहां पे क्या करते हैं, उनकी परमिएबिलिटी डिफाइन करते हैं कि भाई ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे अंदर से पास होना चाहती है तो हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ मटेरियल होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करेंगे, परमिटिविटी वाली केसेस। कोई होते हैं जो बोलते हैं कि हम अपने थ्रू मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देंगे। याद है तुम्हें, दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता था उस मीडियम के लिए ये परमिटिविटी डिफाइन की जाती थी। दो चार्जेस के बीच जो मीडियम होता था उसके लिए परमिटिविटी डिफाइन करते थे, बिकॉज दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती थी, तो वो डिफाइन करते थे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है, तो मीडियम उसको कितना अलाउ करता है, यानी कितना परमिट करता है, उसको कितनी परमिशन देता है। तो यहां पे भी वही है कि कोई भी मटेरियल कितना परमिशन दे रहा है आपको कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड को पास करवा सके, वो डिफाइन करता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब दोनों जगह परमिएबिलिटी और परमिटिविटी रिलेटेड टू द परमिशन, कि वो कितना परमिशन दे रहा है आप लोगों को जाने के लिए। यहां पे भी परमिटिविटी डिफाइन करता है कि भाई कोई मीडियम कितना अलाउ करता है फील्ड लाइंस को पास होने से। यहां पे परमिएबिलिटी डिफाइन करता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना अलाउ कर रहा है फील्ड लाइन को पास होने के लिए।
तो वो परमिबिलिटी, वो परमिटिविटी, वो इलेक्ट्रिक वाले केस में चलती है, मैग्नेटिक वाले केस में चलती है, बस यही तो डिफरेंस है। ठीक है, यही तो डिफरेंस है, बस इतनी ही तो बात समझानी थी तुम लोगों को। ठीक है जी, पक्का? चलिए जी, तो यार ये तो हो गया हमारे पास मैग्नेटिक परमिबिलिटी की कहानी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करते हैं। कुछ होते हैं वो बोलते हैं जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना है तो भाड़ में जाओ। कुछ बोलते हैं अरे अरे हम तुम जाओ यार, हमारे में से पास हो जाओ। तो ऐसे मटीरियल जो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उनका परमिबिलिटी जो होता है वो 1 से कम होगा। जो मटेरियल बोलते हैं ठीक है जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना है तो भाड़ में जाओ, वो ऑलमोस्ट 1 के नियर बाई वाले होते हैं। और जो बोलते हैं कि भाई हम में से पास हो जाओ, वो बोलते हैं कि हमारा परमिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम बुरी परमिशन देते हैं। ये बोलते हैं हम परमिशन नहीं देंगे जाने से, ये बोलते हैं ठीक है जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी, ये बोलते हैं भाई हमारे थ्रू पास हो जाओ। तो इनका परमिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा परमिशन दे रहे, कम परमिशन देते हैं। ये बोलते हैं ठीक है देख लो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, यहां पे एक टर्म आता है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। ये म्यू जो होता है किसी भी मीडियम के लिए परमिबिलिटी होता है, म्यू आर जो होता है उस मीडियम का, इसी मीडियम का रिलेटिव परमिबिलिटी होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी होता है। और जो म्यू नॉट होता है वो एयर या फिर वैक्यूम के लिए, ये एयर या फिर वैक्यूम का परमिबिलिटी होता है। ठीक है, इस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। तभी तुमने देखा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लिखते थे 10 की पावर माइनस का 7। म्यू क्या है? किसी भी मीडियम की परमिबिलिटी। म्यू क्या है? किसी भी मीडियम की परमिबिलिटी। इसी मीडियम के रिलेटिव परमिबिलिटी को कहते हैं म्यू आर, और म्यू नॉट होता है एयर या फिर वैक्यूम का परमिबिलिटी। क्वेश्चन में अगर आपको म्यू नॉट नहीं दिया है तो परेशान मत होना, इसकी वैल्यू याद रखो। क्वेश्चन में अगर म्यू नॉट गिवन नहीं है तो इसकी वैल्यू याद रखना, और अगर ये रिलेटिव परमिबिलिटी आपको क्वेश्चन में दे देगा, उसके बेसिस पे आप किसी भी मीडियम का परमिबिलिटी निकाल सकते हो। जानने की बात है, नोट कर लीजिए। अब हमारी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यार, मैंने क्या है, जो पिछले 2 चैप्टर तुम्हें पढ़ाए हैं रिलेटेड टू द मैग्नेट्स, यहां पे सारा पार्ट मैंने कवर करवा दिया था। ठीक है, बुक में अगर तुम देखोगे तो क्या है, उन्होंने कुछ पार्ट वहां दिया, कुछ पार्ट यहां दिया, कुछ पार्ट ऐसे दिया, ऐसे करके क्लासिफाई किया है। मेरे एक सीक्वेंस है, ठीक है, उस सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो मैंने वहां पे पहले चैप्टर में तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कवर करवा दिया था। सेकेंड चैप्टर में कुछ बचा कुचा पार्ट था वो किया, और थर्ड चैप्टर में बिल्कुल छोटू सा पार्ट है जो हमें कवर करना है। लेकिन ठीक है, वहां पे अब यहां पे देखो सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बसती है कहानी, और एक क्यूरी टेम्परेचर है यहां पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, चैप्टर 37 की, तो यहां पे तो सिर्फ 2 ही टॉपिक है जो हमें पढ़ने थे। बाकी इसके अलावा जितनी भी कहानी थी सब हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं चीजें, सो दैट तुम्हारी चीजें आगे जाके लिंक हो जाए और तुम्हें पता चल जाए कि भाई हाँ, ऐसे मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये एक नया पार्ट आता है यहां पे, और ये आपको बताता है, क्योंकि देखो एक बात तो समझिए कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को अगर आपने फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। जानते हो ना बात? तो क्या बोले कि किसी भी मटेरियल को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो ये आपको क्या बताएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या बताएगा कि इट इज द डिग्री और द एक्सटेंट to which a magnetic field can magnetize a substance। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटाइज होता है। अब एक फील्ड जो कि बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज कर रहा है, एक फील्ड जो थोड़ा कम मैग्नेटाइज कर रहा है। अच्छा मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा कम मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड वीक है। तो यह आपको बताता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाम से पता चल रहा है उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देता है, जो मैग्नेटाइजेशन बहुत अच्छे से कर देता है। तो सपोज करो मैं 2 फील्ड बना देता हूं। पहला फील्ड ये रहा मेरे पास, यूनिफॉर्म फील्ड्स की ही बात करेंगे अभी हम लोग, यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर लेते हैं। और मैंने बोला कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर कोई सब्सटेंस रख दिया जाए तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। एक और फील्ड बना लेता हूं मैं यहां पे, तो एक और फील्ड यहां पे बना लिया, इसका भी मैंने देखा तो यार पता चला कि यार ये उतना अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं कर रहे हैं।
ये फील्ड उतने अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं कर रहा है, तो हमने बोला कि यार सेम मटेरियल को यहां रखा, सेम मटेरियल को यहां रखा, सेम मटेरियल यहां रखा, सेम मटेरियल यहां रखा, यहां पे रखा तो काफी अच्छे से मैग्नेटाइज्ड हो गया ये मटेरियल, काफी अच्छा वाला मैग्नेट बन गया। लेकिन यहां पे रखा तो यहां पे इतने अच्छे से मैग्नेटाइज्ड नहीं हुआ। तो दो अलग अलग फील्ड थे, सेम मटेरियल दोनों में रखा तो पता चला यहां पे काफी अच्छे से वो मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, लेकिन इधर नहीं हो पाया। तो इन फील्ड की एक टर्म होती है जो हमें यह बताती है कि ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड बुरा है। बुरा नहीं बोलेंगे, कम अच्छा है, फील्ड तो अच्छे ही होते सारे, है ना। ये फील्ड अच्छा है, ये वाला थोड़ा कम अच्छा है। वो किससे पता चलेगा? वो तुम्हें पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एच से। तो भाई यहां पे H हो गया, यहां पे H डैश हो गया है। मैं कहूंगा इफ H इज ग्रेटर देन H डैश, तो यहां से मेरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये मुझे समझा देगा कि भाई साहब ये वाला फील्ड स्ट्रांग है, ये वाला वीक है। ठीक है। सो इट इज द डिग्री और द एक्सटेंट, डिग्री मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है, टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस को कौन कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है। इसको लिखते हैं H इक्वल्स टू बी बाई म्यू, क्योंकि तुम जानते हो ओवरऑल जो कहानी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, ओवरऑल जो कहानी होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, वो डिपेंड किस पे करती है आके? फील्ड पे। फील्ड इंटेंसिटी बोल सकता हूं इसको मैं, या फिर इंडक्शन फील्ड बोल सकता हूं, फ्लक्स डेंसिटी बोल लो, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है। तो जो भी आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो भी आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो डिपेंड करता है किस पे? इस पे। और किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा सब। कोई मटेरियल होता है जो आपको बोलता है कि हाँ भाई जितनी फील्ड लाइन पास करवानी करवा लो। कोई मटेरियल होता है बोलता है मेरे अंदर से फील्ड लाइन पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मारूंगा सबको, है ना। तो दो चीजों पे डिपेंड करिए। पहली चीज तो कि भाई आपका फील्ड कैसा है, फिर दूसरी चीज आती है आपका मटेरियल कैसा है भाई। इसलिए H के फॉर्मूले में आपने फील्ड को भी रखा है, साथ में मटेरियल को भी रखा है। एक मटेरियल है जो बोलता है कि मेरे अंदर से फील्ड लाइन पास मत करवाओ, तो उसका म्यू कम हो जाता है ना। तो उसके हिसाब से हम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं पूरी। तो मतलब दो फैक्टर्स पे डिपेंड करिए पिक्चर, एक तो बी पे डिपेंड करिए और एक म्यू पे भी डिपेंड करिए। म्यू क्या होता है? परमिएबिलिटी होता है, तुम्हें तो पता है चली गया होगा, है ना। तो दो चीजों पे H यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है वो डिपेंड करेगा, और इसकी यूनिट जो होगी वो एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर वेबर और जूल पर मीटर वेबर भी होती है। सीजीएस यूनिट इसका ऑर्स्टेड होता है, 1 ऑर्स्टेड जो होता है 80 एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो इसकी एसआई यूनिट है वो ऑर्स्टेड है, ऑर्स्टेड 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 ऑर्स्टेड। 1 ऑर्स्टेड जो होता है वो 80 एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है। ये कन्वर्जन याद रखो क्योंकि क्वेश्चन में यही चीजें आ जाती है, ठीक है जी। पक्का याद रहेगी बातें, नोट कर लो उसको नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसको पार्ट को मत करना। लो भाई इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है भाई, कर लिया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहां से वो कहानी शुरू हो जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल वाली, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई हमें क्या बताता है? द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहली कहानी हमने डील करी थी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, बोला कि भाई कोई फील्ड किसी मैग्नेट को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है, वो भी तो मैटर करता है। बेसिकली आप किसी जो मटेरियल है उसको मैग्नेट में बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आप किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हो, उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हो, तो उनमें किस किस का हाथ हो सकता है? पहली फील्ड का हाथ हो सकता है, जिस फील्ड में हमने रखा है वो फील्ड कैसा होता है, तो उसके लिए हमने डिफाइन कर दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब दूसरा आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाएगा। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपको यह बताता है कि जो मटेरियल आपने यूज रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, वो कितना मैग्नेटाइज होता है। तो भाई ये मैटर करता है कि जो मटेरियल आप रख रहे हो वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑब्वियसली बात है भाई,
इसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा पर यूनिट एरिया करोगे तो आपको यही तो मिलेगा। हाँ देखो, दो बातें मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था कि अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर किसी भी मटेरियल को आप जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट आता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। चार्जेस की तरह ही है। क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने कोई सब्सटेंस रख दिया, कोई कंडक्टर रख दिया, तो क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती थी, है ना, इंड्यूस होती थी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, आपने कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वैसे यहां पे भी है यार, अगर आपने कोई मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर भी तो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को या तो बोलो पोल्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर बोलो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो आपको बताता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब किसी भी सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होता है, और उसके केस में यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो अगर आपने कोई सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, एंड इट इज गिवन एज m/v। दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें मिल गया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें मिल गया। यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड होता है, इट इज गिवन बाय द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पहले वाले केस में क्या पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको कितना मैग्नेटाइज कर रही है, वो होता था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो पहले क्या बोला, फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर रही है, और अब बोल रहे वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये कहानी अब सब्सटेंस पे आ गई है ना। चलिए भी, तो ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए फटाफट से, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, है ना। ये एक्चुअली हमें रिलेशन शो करता है, एक रेशियो शो करता है फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो रेशियो है वो हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई बोलते हैं कुछ लोग इसको, कुछ जीटा बोलते हैं। ठीक है, जो तो भी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच शोज हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, ये आपको शो करेगा कि कोई भी सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I in a substance to the magnetic intensity H applied to the substance. Well, this is a scalar quantity having no dimensions and no units. Okay, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये रेशियो है, क्योंकि रेशियोज के कभी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होते हैं। समझ गए तुम लोग? पक्का? बढ़े आगे? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद अगला पार्ट जो हमारे पास आएगा, एंड इट्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द परमिएबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी। भाई ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि एक रिलेशन होता है बिटवीन द परमिएबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी। तो कहा जाता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो यहां पे एक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। इन अ मटेरियल इज द सम ऑफ magnetic flux density in vacuum B naught produced by the magnetizing field and the magnetic flux density due to the magnetization of the material. क्या बोला कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द, किसी भी मटेरियल का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस किस की वजह से बनेगा। एक तो बाहरी फील्ड जिसमें आपने उसको रखा था, अरे हाँ ऐसे ही होगा ना। देखो आपने एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फील्ड लाइन जा रही है, वो उसको मैग्नेटाइज कर रही है। जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो खुद का फील्ड भी बनाएगा एक, तो जो नेट फील्ड आपको मिलेगा इट विल बी द एक्सटर्नल फील्ड जो आपने प्रोड्यूस करवाया था, जो आपने प्रोवाइड कराया था, प्लस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल एक और फील्ड आएगा, इट इज रिटन एज BM।
तो बाद में कुछ समय बाद में आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो फील्ड आपने बनाया था, जिसके अंदर आपने उस सब्सटेंस को रखा था, प्लस उस सब्सटेंस का खुद का भी एक फील्ड बन जाएगा। सो बी नॉट को लिखोगे म्यू नॉट इंटू आई, प्लस बी एच को लिखते हो म्यू नॉट इंटू एच। सो म्यू नॉट को कॉमन ले लेना, आई प्लस एच की कहानी आ जाएगी। एक काम करते हैं, एच को भी कॉमन ले लेके, यहां से एच को भी कॉमन ले लीजिए, तो म्यू इंटू एच आई अपॉन एच प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ बी। म्यू नॉट एच क्या बनता है सर? म्यू नॉट एच का तो पता नहीं, पर हमें यह पता है कि यहां पे बी बाई एच करोगे तो एच जो मिलेगा, हमें फॉर्मूला याद है तुम्हें, एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू। म्यू क्या था? उस मीडियम का परमिएबिलिटी। एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू, तो एच की जगह बी अपॉन म्यू कर देते हैं यहां पे। सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, एच की जगह पे बी अपॉन म्यू लिख देता हूं, बी अपॉन म्यू इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आई अपॉन एच इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आई अपॉन एच जो होता है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, तुम्हें पता है ना ये वाली बात। तो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बी अपॉन म्यू, देखो यहां से तो बी मर जाएगा, बी से बी मर जाएगा, यह आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। म्यू नॉट म्यू आर अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। म्यू नॉट से म्यू नॉट मर जाएगा, रिलेशन आएगा म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी बनती है रिलेशन बिटवीन द परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो भाई क्या क्या हुआ यहां पे, क्या क्या हुआ सर? पहली बात तो ये हुई कि जब हमने किसी भी मैग्नेट को फील्ड में रखा, जब हमने किसी भी मैग्नेट को फील्ड में रखा, तो पहली चीज जो यहां पे हमारे साथ हुई वो ये थी कि क्या वो मैग्नेट, वो जो सब्सटेंस था वो मैग्नेटाइज्ड हुआ। अगर आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो तो वो सब्सटेंस पहले मैग्नेटाइज होता है, और जब वो मैग्नेटाइज होगा तो उसका खुद की भी एक फील्ड होगी। तो नेट फील्ड जो आपको मिलेगा, नेट फील्ड जो होगा, या फिर टोटल फ्लक्स डेंसिटी की बात करूं किसी भी मटेरियल के अंदर, तो वो किस किस की वजह से होगी? एक तो जो आपने बाहर का एक्सटर्नल फील्ड रखा था वो वैक्यूम का जो होता है, प्लस उस मटेरियल का खुद का भी। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच वाली कहानी यहां से आती थी, तुम्हें पता ही है, तो यहां पे लिख दिया म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच, क्योंकि वैक्यूम वाली कहानी चल रही थी। तो म्यू नॉट कॉमन लिया, आई प्लस एच आ गया, एच को कॉमन लिया, आई बाई एच प्लस 1। आई बाई एच इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो यहां पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिख देना, एच की जगह बी बाई म्यू लिख देते हैं। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बी बाई म्यू, बी से बी मर जाएगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू आ गया, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और यहां पे म्यू की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर कैंसिल कर। सिर्फ एक छोटा सा रिलेशन है जो ये काम आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, रिलेशन वाली पार्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है मान लिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोकस करते हुए चलेंगे हम लोग। गॉट इट? बढ़े आगे? पक्का? आ जाओ भाई। सो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन और द बिहेवियर ऑफ द वेरियस मटेरियल्स in an external magnetic field, the materials are divided into the 3 main categories। तो हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज आ जाती है मटेरियल की, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो पहली कैटेगरी जो होती है वो डायामैग्नेटिक होती है, दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो पैरामैग्नेटिक की होती है, थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो फेरोमैग्नेटिक होती है। ठीक है, तो मटेरियल 3 टाइप के मिलेंगे हम लोगों को। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि जब आपने उस मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल इंटरेक्शन और द बिहेवियर ऑफ द वेरियस मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अलग अलग मटेरियल को जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उनके बिहेवियर के बेसिस पे हमने 3 टाइप के यहां पे
मटेरियल डिफाइन करे हैं। सबसे पहला होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, फिर आता है पैरामैग्नेटिक और आता है फेरोमैग्नेटिक। इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले ये वाला पार्ट नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, हो गया नोट। डायामैग्नेटिक पे आते हैं। डायामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को रखते हैं ना। तो दोनों क्या होगा इसमें, जो मैं सिंपल सा बता देता हूं। जब भी डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात होगी तो आप जब इसको फील्ड के अंदर रखोगे ना, तो ये फील्ड को भगाने की कोशिश करता है यहां पे। ठीक है, मतलब क्या होगा बेसिकली, यहां पे इसका इतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, फील्ड को इतना अलाउ नहीं करता अपने थ्रू पास होने के लिए। डायामैग्नेटिज्म इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखो इंट्रिंसिक मतलब अंदर की बातें हैं सारी, ऑफ एवरी मटेरियल, एंड इट is generated due to the mutual interaction between the applied magnetic field and the orbital motion of the electrons। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था कि यहां पे होगा क्या असल में, कि एक अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअली इंटरेक्शन होता है बिटवीन द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड एंड द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा तो भी फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा तो भी एक फील्ड बनेगा, और एक आपने जो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड था वो भी है। इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से यहां पे क्या होगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसको कि डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी वाले मटेरियल जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, और ये जो होते हैं इन पे मैग्नेटाइजेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, मतलब ये वीक टाइप के मैग्नेट्स बनेंगे। अगर आप इनको इस टाइप के मटेरियल्स को अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो तो वो थोड़ा वो वीक टाइप के मैग्नेट्स बनते हैं। ठीक है ना, कैसे बनेंगे वो, वीक टाइप के मैग्नेट्स बनेंगे। अगला पार्ट आता है पैरामैग्नेटिक का। इन सब्सटेंस में क्या होगा, इनर ऑर्बिट ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होता है वो अनकपल्ड होता है, जिसकी वजह से ऑन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, देखो ध्यान से सुनना, यहां पे इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होता है वो अनकपल्ड होता है, बिकॉज इनमें इनकम्प्लीट्स होते हैं जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से जब मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होगा ड्यू टू द स्पिन ऑफ द मोशन अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये कुछ ऐसी वाली कहानी है। ओवरऑल जो आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब अंदर की बातें क्या चल रही है कि इनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कहानी। देखो भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पूरी जो मैग्नेटाइजेशन वाली कहानी है, जो पूरा मैग्नेटिज्म वाली पार्ट चल रहा है, उसका बेसिक फंडा जो है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। यानी कि वो चार्ज ही है जो सब कुछ कर रहा है। इवन आप ये जो मटेरियल की बातें कर रहे हो, ये सब भी चार्ज ही है। तो अगर आप बोलते हो ना मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर चार्ज ही तो है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, अंदर के ऑर्बिट से इसको जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, तो जिसकी वजह इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो अनकपल्ड होता है। इस टाइप की चीजें तुमने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ऐसी ऐसी वाली बातें आती है। ठीक है, तो यहां पे इनका स्पिन जो होगा फिर वो अनकपल्ड होता है, जिसकी वजह से आपने जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो ये जो है वो स्पिन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हो जाएगा। यानी कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बनेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट है वो जो होगा इन द डायरेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से मटेरियल जो होता है थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, मैं बहुत सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। दो चीजें होती है कि आप क्या कर रहे हो। तुमने वो चीज सुनी होगी बचपन में कि अगर कोई भी मटेरियल के ऊपर मैग्नेट को बार बार ऐसे एक ही डायरेक्शन में उससे स्लाइड कराते जाओ, ये कोई मटेरियल है, इसके ऊपर अगर आपने ये मैग्नेट को बार बार एक ही डायरेक्शन में बार बार इसको आप क्या करते जा रहे हो, स्लाइड करवाते जा रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद ये मटेरियल भी मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, तो करके देख सकते हो, अगर तुम करना चाहो तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाएगा। छोटी सी एक नेल ले लेना, नेल मतलब समझते हो ना, एक छोटी सुई ले लेना, उसके ऊपर एक मैग्नेट को बार बार रगड़ो, बार बार रगड़ो, बार बार रगड़ो। इसकी वजह से क्या होगा, तुम एक एक्सटर्नल फील्ड बना रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, एक एक्सटर्नल फील्ड बना रहे हो। एक्सटर्नल फील्ड बनाने की वजह से तुम क्या कोशिश करो कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्पिन कर रहे थे, तो इनको भी तुम अलाइन करने की कोशिश करते हो अपनी डायरेक्शन में, अपनी फील्ड की डायरेक्शन में। अब होगा क्या कि जब आप इसको बार बार एक ही डायरेक्शन में जो है स्लाइड करते जाओगे मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम डिफाइन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन हो रहा था, जिनकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा था, वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इनकी डायरेक्शन में आ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब जैसे ही क्या होगा, इस मटेरियल के सारे जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाएगा,
तो ये जो मटेरियल आपका नॉर्मल वाला था अभी वो मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, वो एक मैग्नेट बन चुका है। फिर तो कहानी यही कहती है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप ऐसे बार बार मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके क्या जो होंगे, ये एक तरह के स्पिन होता है यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। यहाँ पे हमारा टास्क ये है कि हम इस मैग्नेटिक मोमेंट को हमारे फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करके रखें। हमारा काम क्या है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट यहां जनरेट हो रहा है स्पिन की वजह से, उसको हम फील्ड के डायरेक्शन में रखें, जिसकी वजह से ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल बन जाए। तो हम बस यही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये मटेरियल जो होगा मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा, बट इतना अच्छा मैग्नेट नहीं बनेगा, ठीक है। पहले वाला तो बिल्कुल एकदम बकवास वाला, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, अगर आपको उसको फील्ड में रखोगे तो उसमें ऐसे जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो अपने आप को अलाइन नहीं करते। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो खराब मैग्नेट बनते हैं, वो बनते ही नहीं है ढंग से। पैरामैग्नेटिक आते हैं जिनमें यहां पे क्या होगा, स्पिन होगा, स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द, देखो मैग्नेटिक मोमेंट अगर किसका बनता है, जो खुद एक मैग्नेट होता है, तो इसके अंदर भी छोटे 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 ऐसे मैग्नेट्स बनने लगे हैं। ये सारे मैग्नेट अगर एक ही डायरेक्शन में आगे तो एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा। समझ गए ना बात को? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है। देखो मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि एक करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन करना भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन करना भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है, मैग्नेट का होता है। तो ये एक छोटे छोटे मैग्नेट बन गए हैं। अगर इन सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करके रख दोगे तो एक बड़ा मैग्नेट मिल जाएगा। समझे बात को? अगर सारे ही छोटे छोटे मैग्नेट्स को इकट्ठा करके रख दो तो एक बड़ा मैग्नेट बन जाता है। तो ये वो वाली बात थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ और मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आपने एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा। तो यही तो कर रहे हैं हम ओवरऑल, अभी तक यही तो कर रहे थे यार। तो इसमें जो मटीरियल इन दिस मटीरियल द इलेक्ट्रॉन नंबर इज ऑड होता है, ठीक है। ये सब तो एक्स्ट्रा बातें हैं ज्ञान की, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप बस इतना समझो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा, ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये एक ओके ओके वाला मैग्नेट बनता है, नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, नॉट सो मच वीक, बट ठीक है, नॉर्मल मैग्नेट जिसे हम कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं फेरोमैग्नेट, जिनके अंदर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। यहां पे तो क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन हो रहा था, अनकपल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उनका स्पिन हो रहा था। अब अनकपल्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन हो रहा था जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा था। मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये जनरेट हो गया तो डेफिनेटली सी बात है, एक तरह का छोटा सा मैग्नेट आ गया हमारे पास। ये छोटा सा मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट एक डायरेक्शन में अगर अलाइन हो जाए तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा, इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा, यानी एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो एक बड़ा मैग्नेट बन जाता है इस केस में। इसी का थोड़ा और अच्छा एडवांस वर्जन जो हमें मिलता है वो फेरोमैग्नेट्स में मिलता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बोलता है कि भाई हमारे पास होते हैं डोमेन्स। डोमेन्स क्या है, एक तरह का ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहां पे भी उनके साथ भी यही हो रहा है। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जो कि जिनमें ऐसी प्रॉपर्टीज आती है, सो एटम्स जो होते हैं ये डोमेन्स बनाते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला कि डोमेन्स बनाएंगे इनसाइड द मटेरियल, अलग अलग डोमेन्स होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है। तो यहां पे भी डोमेन की कहानी चलती है। तो ऐसे होगी पिक्चर कुछ, ये छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे डोमेन्स होते हैं। और जैसे आप इसको फील्ड के डायरेक्शन में रख दोगे तो ये डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जिसकी वजह से देखो भाई डोमेन्स में क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस इनकी, डिफरेंट डायमेंशंस हैव द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो अनमैग्नेटाइज होता है। इनका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका इधर है। जब आपने फील्ड लगाया, जब आपने इसको फील्ड में रखा, फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे। ये वाला जो है इधर घूम जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये घूम के इधर ऐसे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी आपको इसी डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो यस, यहां पे जो फील्ड आपके पास मिलेगा वो सबसे जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनका मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि आफ्टर प्लेसिंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो एक स्ट्रांग वाले मैग्नेट बन जाते हैं।
ऐसे मटेरियल को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑल्दो इट्स थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, तो जस्ट तुम्हें मटेरियल के बारे में समझना है, उस मटेरियल में हो क्या रहा है वो कहानी समझनी है बस, उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, उससे ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, ठीक है। तो एक बार ये बस देख लो, बस इतना ध्यान रखना कि फेरोमैग्नेट्स में जो क्या होते हैं डोमेन्स होते हैं, ये डोमेन्स के अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे वो सारे मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाती है और एक मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है फिर ये, ठीक है। हाँ जी, हो गया, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मैग्नेटाइजिंग मटेरियल के बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हो गया है हमारा कंप्लीट। अपार्ट फ्रॉम दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कंप्लीट हो गया है, रिलेशन भी कंप्लीट हमने कर लिया है, बहुत बढ़िया। अब आता है क्यूरीज लॉ। वेल अगर मैं बात करूं क्यूरी लॉ की, तो क्यूरीज लॉ सिंपली हमें डिफाइन करता है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो भाई क्यूरीज लॉ से हमें एक रिलेशन मिलता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। And the relation says that according to the Curie's law, magnetic susceptibility is inversely proportional to the temperature. Proportionality sign हटा देंगे तो एक constant आएगा which is known as the Curie's constant denoted by C. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन कौन देता है? क्यूरी लॉ देती है, और यहां से ये लॉ आता है, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसको नोट कर लीजिए बस आप, ठीक है। इसमें ज्यादा पार्ट नहीं है कुछ भी यार, है ना, बस इसमें थोड़ी बहुत बातें थी जो हमें समझनी थी, वही यही है, इसके अलावा कुछ खास चीजें है नहीं इसमें और, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते जाते हैं, एक बार एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, यू नो बेटर कि अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो यही रिलेशन आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्यूरी लॉ। क्यूरीज लॉ के हिसाब से क्या बोलते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है। तो ये कहानी आपकी सिर्फ पैरामैग्नेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए थोड़ी सी कहानी ये होती है कि उनकी जो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा वीक होती है, ठीक है। तो मैग्नेटाइज इतने ज्यादा नहीं होते वो लोग, तो टेम्परेचर के हिसाब से उनको चेंज आप कर सकते हो, लेकिन फेरोमैग्नेट्स बाप है तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेम्परेचर कुछ भी हो, एक बार मैग्नेटाइज्ड हो चुके हैं तो अब इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो बस ये बेसिक से पॉइंट्स है, इनको नोट करते हुए चलना, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये रिलेशन सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तक ही लगाना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा इस, ठीक है। चलिए भाई बढ़े आगे, आओ। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। क्यूरीज टेम्परेचर के बारे में नोट कर लेते हैं। क्या है क्यूरीज टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर अबव व्हिच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है भाई। पहले तो हमने बोला कि भाई ठीक है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थी। हमने बोला ये कहानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए चलेगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काम नहीं करती। हमने बोला ठीक है भाई टेम्परेचर बढ़ा दो, और टेम्परेचर को और ज्यादा एडजस्ट किया और फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर मिला जिसको कि क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, एक लिमिट आ गई। अब बोला कि यार अब देखो जरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पहले हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे, टेम्परेचर को राइज कर रहे थे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। टेम्परेचर राइज किया कोई फर्क नहीं पड़ा, और राइज किया फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर मुझे मिला विच इज नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर, जहां पे मैंने देखा कि यार ये फेरोमैग्नेटिक के लिए भी काम करने लगा, ये रिलेशन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए भी काम करने लगा। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। एंड द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द क्यूरी टेम्परेचर। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे कि निकल के लिए यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो 358 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। Fe के लिए जो टेम्परेचर होगा क्यूरीज टेम्परेचर है ना, वो क्यूरीज टेम्परेचर की बात कर रहा है ये। निकल के लिए जो क्यूरीज टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस का होगा, आयरन के लिए जो होगा वो 770 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। इन टेम्परेचर पे ये जो फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ द सब्सटेंस है वो गायब हो जाती है बिल्कुल, मतलब वो जो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक वाले थे वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर हमें मिलता है जहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज भूल जाते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव क्यूरी टेम्परेचर
above Curie's temperature they behaves as a paramagnetic substance. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनको अगर आप क्यूरीज टेम्परेचर से ऊपर लेके जाओगे तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। यही बात समझाने की कोशिश की थी बस उन्होंने। तो पहली चीज तो क्या बोली कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये रिलेशन वैलिड है, फेरोमैग्नेट के लिए ये काम नहीं करता है। लेकिन हां, फेरोमैग्नेटिक में अगर आप एक क्यूरीज टेम्परेचर पे आ जाओगे तो अबव दैट क्यूरी टेम्परेचर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह काम करता है और फिर ये रिलेशन आप लगा सकते हो उसमें, फिर आप उसमें ये रिलेशन को लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान रहेगी बातें, पक्का ना, नोट कर लो, करना है तो। ठीक है, चलिए भी कर लिया नोट, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 37 क्विक रिवीजन। आई थिंक तुम्हें चीजें समझ आ गई होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इस वीडियो में कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन आता है तो वीडियो दोबारा जरूर देखो, एंड फिर भी लगता है कि नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसका डाउट लिखो। ठीक है, वहां पे मैं उनके क्लियर करने की कोशिश करता हूं, बट मैंने देखा कि तुम लोगों की तरफ से तो डाउट्स आ नहीं रहे अभी तक। स्टिल ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, छोटा मोटा डाउट है जो तुम्हें लगता है कि क्लियर करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो उसको। ठीक है, तो वहां उसको क्लियर जरूर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो दोबारा देखने के लिए आप हमें वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे आपको सारी वीडियोस अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी एंड डेफिनेटली आपका बहुत सारा टाइम इसमें बच जाएगा। इस टाइम का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यूट्यूब को कंटिन्यू कर रहे हो, सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट येस, डू सब्सक्राइब द चैनल, आपको तभी वो चीज मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सेशन को शेयर करो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट उनको भी वो बेनिफिट मिल सके जो आप लोगों को मिल रहा है। एंड अगर फील आ रहा है फिजिक्स का, चीजें समझ आती है फिजिक्स की, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फिजिक्स के, तो यार लाइक तो बनता है ना, फिर तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट द क्विक रिवीजन फॉर द चैप्टर 37। अगले सेशन में हम इसके शॉर्ट आंसर्स को शुरू कर देंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।